हेलो स्टूडेंट, टीच टाउन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 10th साइंस क्लास की कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में मात्र वैसा ही क्वेश्चन लाया हूँ जो कि 2025 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के जो हैं दो नियम होते हैं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, अभिलंब तथा परिवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अगला सवाल है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो अवतल लेंस उत्तल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। अवतल लेंस को आप अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। जबकि अब उत्तल लेंस के बारे में बता दें तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अगला सवाल है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। इसके सही मात्रा को लिखें। तो लेंस के फोकस दूरी के वैयक्तिक क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P द्वारा सूचित यानी दर्शाया जाता है। इसका सही मात्रक डायोप्टर होता है। अगला सवाल है, अपवर्तनांक क्या है। यह अपवर्तनांक की परिभाषा दें। तो किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को V द्वारा सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक का मान जो वैल्यू होती है sin I बटा sin R। अगला सवाल है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, आँखों की वह क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन सामान्य आँख के लिए नेत्र का लेंस समंजन क्षमता 4D होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है निम्नलिखित रूप में की जाती है। पहला, दाढ़ी या हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दूसरा, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और तीसरा है, सैटेलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और जबकि चौथा, रोगियों के कान तथा नाक, गले इत्यादि के जांच के लिए जो उपयोग किया जाता है उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। अगला सवाल है, उत्तल दर्पण के उपयोग को बताएं। तो उत्तल दर्पण का जो है उपयोग भी बहुत सारी जगह किया जाता है, जिसमें से दो जगह के बारे में हम लोग बता देते हैं। पहला, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। सड़क या गली में स्ट्राइक लाइट में परिवर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, विद्युत जनित्र या डायनमो क्या है। विद्युत जनित्र या डायनमो यानी विद्युत जनित्र क्या है या डायनमो क्या है, दोनों का एक ही मतलब होता है। इसका उत्तर हो जाएगा, विद्युत जनित्र या डायनमो एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। डायनमो से डिस्ट धारा की प्राप्ति करती है। डायनमो से डिस्ट धारा की प्राप्ति करती है। अगला सवाल है, दृष्टि दोष क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। तो दृष्टि मतलब होती है आँख और दोष मतलब बीमारी। तो आँखों में जो बीमारी होती है उसी को दृष्टि दोष कहते हैं। जब किसी वस्तु पर प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनती है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और एक होता है अम्बिदुक्ता। अगला सवाल है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सब क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा,
जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपने विभिन्न अवयवों रंगों में विभक्त हो जाता है। अपने विभिन्न अवयवों के रंगों में विभक्त होने की घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला सवाल है, ओम के नियम को लिखें। तो ओम के नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी भी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत चालक के सिरों के बीच का विभवांतर सीधा और समानुपाती होती है। ये ओम का नियम है। यदि चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, जैसे विद्युत धारा को आई कहते हैं, विद्युत धारा आई तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर को भी हो तो ओम के नियम के अनुसार जो फॉर्मूला होता है V बराबर IR, जहाँ V बराबर विभवांतर, I बराबर विद्युत धारा, R बराबर जो होता है प्रतिरोध होता है। जहाँ R एक नियतांक है उसको प्रतिरोध का नियम कहा जाता है। अगला सवाल है, अम्ल तथा क्षार में अंतर स्पष्ट करें। अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है, जिसमें से अम्ल का जो स्वाद होता है खट्टा होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार का जो इसके अपोजिट है, क्षार का जो स्वाद होता है कड़वा होती है। क्षार का pH मान 7 से अधिक होती है और यह लिटमस पत्र को नीला कर देती है। अगला सवाल है, हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, सब का उदाहरण के साथ नाम लिखें। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोजन और कार्बन से जो बन जाते हैं तो उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो जिसमें कार्बन परमाणु के बीच एकल बंधु होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन्हें एल्केन भी कहा जाता है। इनका सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n+2 होता है, जैसे मीथेन का C1H4 होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिससे कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधन या त्रिबंधन हो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन रहने पर हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अगला सवाल है, धातु अधातु क्या है, इसके उदाहरण दें। तो धातु अधातु जो है, धातु के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। जिस तत्व का ब्रह्मतम या अंतिम कक्षा 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे धातु कहते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम। अधातु जिस तत्व का ब्रह्मतम कक्षा 5, 6, 7 होता है उसे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे अधातु कहते हैं। उदाहरण में ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अगला सवाल है, बेकिंग सोडा और धोबिया सोडा में अंतर स्पष्ट करें। तो बेकिंग सोडा और धोबिया सोडा में जो निम्नलिखित अंतर है, पहला, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, जबकि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। सोडियम कार्बोनेट धोबिया सोडा है का उपयोग कांच में होता है, जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग घरों के पावरोटी बनाने में होती है। अगला सवाल है, धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग को बताएं। तो उत्तर हो जाएगा धोबिया सोडा के उपयोग। जल क्या होता है, ये पहले धोबिया सोडा के बारे में देखते हैं। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में धोबिया सोडा का प्रयोग किया जाता है। कांच, साबुन, पेपर तथा बोरॉक्स कॉस्टिक सोडा के बनाने में भी धोबिया सोडा का उपयोग होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग पेट के अम्लीयता दूर करने के में होता है और खाद्य पदार्थों के निर्माण में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। अगला सवाल है, मुकुलन क्या है। तो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें जीवों की उत्पत्ति जनक से
के शरीर का धरातल और कलिका फूटने या प्रबंध निकलने के फलस्वरूप होता है। उदाहरण में ईस्ट हाइड्रा। अगला सवाल है उत्पादन सब क्या समझते हैं? तो उत्पादन का क्या अर्थ है? उत्पादन जो होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वे हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं, उसे उत्पादन कहते हैं। उत्पादन क्या होता है? तो सूर्य की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो अगला सवाल है प्यारे बच्चों, अगला सवाल है पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप अपने आदतों में कौन कौन सी परिवर्तन ला सकते हैं? हम लोग अगर पर्यावरण को अपना मित्र बनाना है तो अपने आदतों में क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं? तो हम लोग अपने पर्यावरण को अपना मित्र बनाने के लिए निम्नलिखित आदतें करना होगा, छोड़ना होगा, लाना होगा। पहला है नए वृक्ष का रोपण, यानी नए नए पौधे को लगाना होगा। कूड़े कचरे का ध्यान वैज्ञानिक तरीकों से ही करेंगे और प्रदूषण कम करेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा? पर्यावरण अच्छी होगी। अगला सवाल है अपने विद्यालय को पर्यानुकूलित बनाने के लिए 2 सुझाव दें। हम अपने विद्यालय को पर्यावरण यानी इसको सूचित करने के लिए क्या क्या उपाय है उसके बारे में बताना है। पहला इसका उत्तर हो जाएगा विद्यालय में वृक्षारोपण तथा विभिन्न प्रकार के फूल एवं पौधे को लगाकर पर्यानुकूलित बनाया जा सकता है। हम लोग अपने विद्यालय में क्या करेंगे? सबसे पहला कि पेड़ों को यानी कोई भी वृक्षारोपण या फिर फूलों का या पौधे या फलों का कुछ का भी पौधों लगाकर उसे पर्यावरणीय बनाया जा सकता है। इसके अलावा विद्यालय की साफ सफाई करके भी पर्यानुकूलित बनाए जा सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। तो साबुन और अपमार्जक में जो अंतर है निम्नलिखित है। पहला है साबुन जो होता है कठोर जल को सफाई के लिए उपयुक्त होता है, जबकि अपमार्जक कठोर जल में भी सफाई के लिए उपयोग है। ठीक है, साबुन क्या है? कठोर जल में सफाई के लिए उपयोग नहीं है, लेकिन अपमार्जक क्या है? कठोर जल में भी सफाई के लिए उपयोग है। दूसरा है साबुन वनस्पतियों तेलों में बनाया जाता है, जबकि अपमार्जक पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। अगला है तीसरा है साबुन से सफाई क्रिया निम्न स्तर पर संभव है, जबकि अपमार्जक से सफाई क्रिया उच्च स्तर पर संभव है। तो ये हमारे 21 क्वेश्चन है दोस्तों। इस 21 क्वेश्चन में 100% है कि आपके 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लें